नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, भारत के चुनाव कानून। जी। ये वो नियम है जो हमारे लोकतंत्र की, हमारे इलेक्शन प्रोसेस की बुनियाद है, उसे शेप देते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेजों के अंश हैं जिनसे हमें इन कानूनों के बारे में पता चलता है। और आज हमारा मकसद यही है कि इन कभी-कभी जटिल लगने वाले कानूनों की जो मुख्य बातें हैं उनको समझें, बिल्कुल है। ये कैसे काम करते हैं और ये हमारी चुनावी व्यवस्था के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव सिर्फ वोट डालने या नतीजों तक ही सीमित नहीं होते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो कानूनों का, नियमों का, प्रक्रियाओं का एक पूरा कह सकते हैं जाल है। एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए आज इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कानून के जिसने आज़ाद भारत में चुनावों की नींव रखी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। जी हाँ। आरपीए 1950। बिल्कुल। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 81 और 70 ने ये तो बता दिया था कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें होंगी। हाँ, मैक्सिमम लिमिट। हाँ, एक मैक्सिमम लिमिट दे दी। पर सवाल ये था कि ये सीटें राज्यों में बंटेंगी कैसे, मतलब किस राज्य को कितनी, और फिर राज्य के अंदर वो चुनाव क्षेत्र कैसे बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अच्छा। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1950 में ये कानून लाया गया। इसने वो पहला खाका तैयार किया, सीटों का एक्चुअल एलोकेशन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब डीलिमिटेशन। इसमें कुछ खास बातें क्या थीं जो उस समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहीं? हाँ, कई अहम बातें इसमें। सबसे पहली और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीटों का जो बंटवारा हुआ राज्यों में, वो 1 मार्च 1950 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। 1 मार्च 1950? हाँ, सोचिए, ये वो दौर था विभाजन के ठीक बाद का। हाँ, बिल्कुल। कितनी उथल-पुथल रही होगी। हाँ, देश एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था, लाखों लोग यहाँ से वहाँ हुए थे। तो उस समय के आंकड़ों को बेस बनाना, वो उस वक्त की चुनौतियों को भी दिखाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये चुनाव क्षेत्र कौन तय करेगा? ये पावर किसको दी गई? ये कानून प्रेसिडेंट को पावर देता है। अच्छा, राष्ट्रपति को। हाँ, कि वो इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा करके फिर लोकसभा, विधानसभाओं और यहाँ तक कि विधान परिषदों के लिए भी चुनाव क्षेत्रों को डिफाइन करें, डीलिमिट करें। मतलब कौन सा इलाका किस चुनाव क्षेत्र में आएगा, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और वोटर्स का क्या मतलब, कौन वोट दे पाएगा, ये कैसे तय हुआ? हाँ, ये कानून वोटर बनने की प्रक्रिया, मतलब वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के नियम तय करता है। अच्छा। बताता है कि पार्लियामेंट्री, असेंबली या काउंसिल इलेक्शंस के लिए वोटर लिस्ट में नाम लिखाने की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। जैसे नागरिकता, उम्र वगैरह? हाँ, नागरिकता, उम्र, सामान्य निवास, ये सब। और साथ ही ये भी बताता है कि किन बेसिस पर किसी को वोटर बनने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दिमागी असंतुलन हो या कुछ खास तरह के अपराध हो। अच्छा। और इसमें विस्थापित लोगों के लिए भी कोई खास प्रोविजन था, आपने बताया था शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये उस दौर की एक बहुत बड़ी मानवीय जरूरत थी। जो लोग पार्टीशन के बाद 25 जुलाई 1949 से पहले जो तत्कालीन पाकिस्तान का इलाका था, वहां से भारत आए थे, हाँ। उनके लिए निवास की योग्यता में, मतलब रेजिडेंस क्वालिफिकेशन में खास छूट दी गई थी। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी रहा होगा। बहुत जरूरी। ये उन लाखों लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल करने की एक बहुत ही सेंसिटिव कोशिश थी, जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे। और मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, उसके बारे में क्या व्यवस्था थी? ये कानून वोटर लिस्ट, मतलब इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने, उन्हें पब्लिश करने, उनकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, मतलब पीरियड ऑफ करेंसी, और अगर जरूरत पड़े तो खास सिचुएशन में उनमें रिवीजन और करेक्शन कैसे होगा। अच्छा, अपडेट करने का तरीका। हाँ, अपडेट करने का पूरा प्रोसेस, ये सब भी इसमें बताया गया। मकसद यही था कि वोटर लिस्ट ज्यादा से ज्यादा सही और अपडेटेड रहे। अगर हम इस कानून की बनावट देखें ना, इसका स्ट्रक्चर तो काफी लॉजिकल है। अलग अलग पार्ट्स हैं। हाँ। जैसे शुरू में डेफिनेशंस हैं, फिर सीटों का एलोकेशन, डीलिमिटेशन, फिर ऑफिसर्स कौन होंगे, और फिर अलग अलग तरह के चुनाव क्षेत्रों के लिए वोटर लिस्ट बनाने के नियम। और इसकी जो शेड्यूल्स हैं, उनमें सीटों के एलोकेशन का पूरा ब्यौरा है, विधान परिषदों के लिए कौन से स्थानीय निकाय होंगे, वो सब लिस्टेड है। तो मतलब 1950 का कानून वो एक तरह से बेसिक ढांचा तैयार करता है कि सीटें कहाँ होंगी, कितनी होंगी, वोटर कौन होगा। बिल्कुल, फ्रेमवर्क। लेकिन चुनाव का जो असली काम है, प्रक्रिया कैसे चलेगी, उम्मीदवार कौन बन सकता है, रूल्स क्या होंगे, इसके लिए तो कुछ और चाहिए होगा ना। बिल्कुल सही सवाल।
एकदम सही। और यहीं पर तस्वीर में आता है दूसरा बड़ा और शायद ज्यादा चर्चित कानून, हाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अच्छा, RPA 1951, हाँ, ये तो बहुत सुना है। हाँ, 1950 का कानून तो बस स्टेज तैयार करता है, पर असल नाटक कैसे खेला जाएगा उसके नियम 1951 के कानून में हैं। जैसे चुनाव असल में होंगे कैसे, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, हाँ, प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या होगी, नॉमिनेशन कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी, काउंटिंग कैसे होगी, फिर संसद या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्वालिफिकेशंस, और किन वजहों से कोई अयोग्य हो सकता है, डिस्क्वालिफाइड। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी, चुनाव में धांधली या गलत तौर तरीके यानी भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस क्या माने जाएंगे, और दूसरे चुनावी अपराध, इलेक्शन ऑफेंसेस कौन से होंगे। अच्छा, करप्ट प्रैक्टिसेस, हाँ। और अगर चुनाव नतीजों पर कोई विवाद हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसका निपटारा कैसे होगा, डिसीजन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। ये सारे मतलब बहुत ही अहम पहलू 1951 के कानून में शामिल हैं। तो इसमें तो काफी कुछ आ गया। क्या आप कुछ मुख्य चीजों को थोड़ा और बता सकते हैं? जैसे आपने कहा भ्रष्ट आचरण, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा विस्तार से? हाँ जरूर, इसमें कई बातें आती हैं। पहले तो वो योग्यताएं और अयोग्यताएं, मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं। ठीक है। फिर चुनाव की अधिसूचना, नोटिफिकेशन कैसे जारी होगी, चुनाव कराने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन, फिर जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके उम्मीदवारों को कुछ जरूरी सामग्री जैसे वोटर लिस्ट की कॉपी वगैरह मुफ्त देना, अच्छा, चुनावी विवादों का निपटारा, और हाँ, भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध, ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। तो क्या है ये भ्रष्ट आचरण? देखिए, भ्रष्ट आचरण में कई चीजें आती हैं, जैसे रिश्वत देना या लेना, वोटर्स पर धर्म, जाति, भाषा के नाम पर या किसी और तरह से गलत दबाव डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, सरकारी मशीनरी का मिसयूज करना, जो तय लिमिट है उससे ज्यादा खर्च करना, या फिर किसी उम्मीदवार के बारे में झूठी बातें फैलाना जिससे उसकी छवि खराब हो। ओह, ये सब इसमें कवर होता है। हाँ, ये कानून इन सब को डिफाइन करता है और इनके लिए सजा का प्रावधान भी करता है। ये बेसिकली चुनावी मैदान में एक लेवल प्लेइंग फील्ड और नैतिकता बनाए रखने की कोशिश है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 1951 का कानून ही असल में भारतीय चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता, मतलब फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी जैसा। बिल्कुल, ये वो रूल बुक है जिसके हिसाब से पूरा चुनावी खेल खेला जाना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा को वाइब्रेंट रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो 1950 ने बताया कि कौन खेलेगा और कहाँ खेलेगा, और 1951 ने बताया कि खेल के नियम क्या होंगे। हाँ, मोटे तौर पे यही। लेकिन एक और बात मेरे मन में आ रही है, जनसंख्या तो बदलती रहती है ना? हाँ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या चुनाव क्षेत्र हमेशा वैसे ही बने रहते हैं जैसे 1950 में या उसके बाद तय हुए थे? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत ही जरूरी सवाल है आपका। हाँ, क्योंकि अगर चुनाव क्षेत्र नहीं बदलेंगे तो प्रतिनिधित्व में, मतलब रिप्रेजेंटेशन में भारी असमानता आ सकती है। सही बात है। और यहीं पर रोल आता है परिसीमन अधिनियम 2002 का, डीलिमिटेशन एक्ट 2002। अच्छा, 2002 का। हाँ, देखिए, संविधान का आर्टिकल 82 और 170 कहते हैं कि हर जनगणना के बाद सीटों का राज्यों के बीच रीएडजस्टमेंट होना चाहिए और राज्यों को फिर से चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए। हर जनगणना के बाद। हाँ, थ्योरेटिकली। लेकिन हुआ ये कि कुछ पॉलिटिकल वजहों से 1976 के बाद परिसीमन को, मतलब डीलिमिटेशन को, साल 2001 की जनगणना तक के लिए रोक दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। क्या कह रहे हैं? मतलब करीब 30 साल तक? हाँ, लगभग 30 साल तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्र मोटे तौर पर 1971 की जनगणना के आधार पर ही बने रहे। 30 साल 1971 की जनगणना पर। इसका क्या असर पड़ा होगा फिर? असर बहुत गहरा पड़ा। सोचिए, इन 30 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अलग अलग रेट से हुई। हाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम। कहीं बहुत तेजी से बढ़ी, कहीं धीमी गति से। शहरों की आबादी बहुत बढ़ गई, गांवों से लोग शहरों की तरफ आए, माइग्रेशन हुआ। हाँ, माइग्रेशन। नतीजा ये हुआ कि एक ही राज्य के अंदर चुनाव क्षेत्रों के साइज में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। अच्छा, साइज मतलब वोटर्स की संख्या में? हाँ, वोटर्स की संख्या में। सोचिए, ऐसा हो गया था कि एक चुनाव क्षेत्र में एक एमएलए या एमपी शायद 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 लाख? हाँ, और उसी राज्य में कहीं और शायद सिर्फ 2 या 3 लाख लोगों को। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हों और दूसरी में सिर्फ 20, पर टीचर एक ही हो
और दोनों की बात का वजन बराबर माना जाए, ये तो नाइंसाफी है। बराबरी कहाँ हुई? सही बात है। ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर तो खरा उतरता था, लेकिन एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर नहीं। वैल्यू अलग अलग हो गई थी वोट की। तो इस 2002 के अधिनियम ने क्या किया? इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य मकसद यही था कि 2001 की जनगणना के जो ताजा आंकड़े आए थे, हाँ। उनके आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का फिर से नक्शा बनाया जाए, परिसीमन किया जाए, रीड्रॉ किया जाए। हाँ, रीड्रॉ, ताकि अलग अलग चुनाव क्षेत्रों की आबादी में जो भारी अंतर आ गया था उसे कम किया जा सके, उन्हें यथासंभव बराबर बनाया जा सके। अच्छा, और इसमें सीटों के आरक्षण का भी कुछ पहलू था? हाँ, SC/ST रिजर्वेशन का? हाँ, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण मकसद यही था, संविधान के आर्टिकल 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SCs और अनुसूचित जनजातियों STs के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, हाँ। उनकी संख्या को भी 2001 की जनगणना के आधार पर फिर से तय करना। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि टोटल सीटों की संख्या नहीं बदली गई। अच्छा, टोटल सीटें उतनी रही? हाँ, वो अभी भी 1971 की जनगणना पर आधारित फ्रीज थी। सिर्फ आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से हुआ और क्षेत्रों का साइज बदला गया पॉपुलेशन के हिसाब से। और ये इतना बड़ा काम किया किसने? कोई कमीशन वगैरह बना? हाँ, इसके लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली परिसीमन आयोग बनाया गया, डिलिमिटेशन कमीशन। इस आयोग ने सभी राज्यों का दौरा किया, लोगों की राय ली, पब्लिक हियरिंग्स की और फिर नए चुनाव क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया। काफी मेहनत का काम रहा होगा। बहुत। इसे अपना काम 31 जुलाई 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था और आज जो हम चुनाव क्षेत्र देखते हैं वो ज्यादातर इसी परिसीमन का नतीजा है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें ना, तो परिसीमन सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है। हाँ। ये डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने का एक जरूरी व्यायाम है। ये पक्का करने की कोशिश है कि हर नागरिक के वोट का वजन, उसकी वैल्यू लगभग बराबर हो। ये एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, 1 person 1 vote 1 value के आदर्श को जमीनी हकीकत बनाने की दिशा में एक कदम है। अच्छा, तो ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व में बराबरी लाने का इतना गहरा प्रयास है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है, बहुत अहम है। तो हमने 3 मुख्य स्तंभों को समझा। RPA 1950 जो ढांचा है, RPA 1951 जो प्रक्रिया और नियम बताता है, और परिसीमन अधिनियम 2002 जो प्रतिनिधित्व में समानता लाता है। जी। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ और कानून या नियम है? क्योंकि ये पूरी व्यवस्था काफी जटिल लग रही है, इसे चलाने में और भी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। ये 3 कानून तो समझिए रीढ़ की हड्डी हैं, पर पूरी मशीनरी को स्मूथली चलाने के लिए और भी कई सहायक पुर्जों की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, मतलब और भी कानून हैं, नियम हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हैं जो इन मुख्य कानूनों को जमीन पर लागू करने में मदद करते हैं। क्या आप कुछ सबसे महत्वपूर्ण सहायक नियमों या कानूनों का जिक्र कर सकते हैं, बस अंदाजा लगाने के लिए कि ये कैसे काम करते हैं? हाँ, जरूर। कुछ अहम उदाहरण देखते हैं। पहले तो कुछ और कानून हैं, एक्ट्स, जैसे संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। हाँ, ये सुना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला। बिल्कुल। ये बताता है कि सरकार के तहत कौन से लाभ के पद, ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, ऐसे हैं जिन्हें रखने पर भी कोई सांसद या विधायक डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि लाभ का पद का मतलब होता है ऐसा कोई सरकारी पद जिससे उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता हो। तो ये कानून क्लैरिफाई करता है कि कौन से पद इस दायरे में नहीं आते। ठीक है। फिर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। ये इन 2 सर्वोच्च पदों के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। इसी तरह जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली, उनके लिए भी अपने अलग कानून हैं जो वहां की विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित नियम तय करते हैं। ये तो हुए एक्ट्स, लेकिन इनको लागू करने के लिए तो डिटेल्ड रूल्स भी चाहिए होते होंगे ना? बिल्कुल। संसद कानून बनाती है, लेकिन उन्हें अमल में लाने के लिए सरकार विस्तृत नियम बनाती है, रूल्स। हाँ। जैसे RPA 1950 को लागू करने के लिए हैं मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स। ये वोटर लिस्ट बनाना, दावे आपत्तियां लेने और उसे फाइनल करने का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताते हैं। अच्छा। इसी तरह RPA 1951 के लिए हैं चुनाव संचालन नियम 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स। ये तो बहुत ही डिटेल्ड है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने से लेकर चुनाव प्रचार, पोलिंग प्रोसेस, वोटों की गिनती, नतीजों की घोषणा तक हर छोटी बड़ी बात का विवरण इनमें है। सब कुछ इसमें कवर्ड है लगभग। इसके अलावा और भी नियम हैं जो चुनावी नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ाते हैं, जैसे दल बदल विरोधी नियम,
एंटी डिफेक्शन रूल्स 1985 के। हाँ, एंटी डिफेक्शन। ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग-अलग हैं। ये चुने हुए मेंबर्स को पार्टी बदलने से रोकते हैं ताकि सरकारों में स्थिरता बनी रहे, या फिर सदस्यों द्वारा संपत्ति और देनदारियों की घोषणा, नियम 2004। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रूल्स। हाँ, जिससे पता चलता है कि उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है, जी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जनता को जानकारी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और चुनाव आयोग के आदेशों की क्या भूमिका है? आपने ऑर्डर्स का भी जिक्र किया था। हाँ, इलेक्शन कमीशन इन कानूनों और नियमों के तहत स्पेसिफिक निर्देश देने के लिए ऑर्डर्स जारी करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। सिंबल्स वाला ऑर्डर? हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा। यही आदेश तय करता है कि नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता कैसे मिलेगी, और सबसे जरूरी, उन्हें कौन से चुनाव चिन्ह, सिंबल्स दिए जाएंगे। सोचिए, हमारे देश में जहां लिटरेसी रेट हमेशा से एक इशू रहा है, वहां ये चुनाव चिन्ह कितने महत्वपूर्ण है उम्मीदवारों और पार्टियों को पहचानने के लिए। बिल्कुल, सिंबल से ही पहचान होती है अक्सर। हाँ, तो ये आदेश इसी पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करता है। वाह, ये तो सचमुच एक बहुत ही व्यापक और परत दर परत बनी हुई प्रणाली है। इतने सारे कानून, नियम, फिर ये आदेश, सब मिलकर भारतीय चुनावों की इतनी बड़ी मशीनरी को चलाते हैं। जी हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो अगर हम सार देखें तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? तो आज हमने देखा कि कैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, ये दोनों एक्ट्स मिलकर भारतीय चुनावों की कानूनी नींव रखते हैं। 1950 का कानून सीटों का आवंटन, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और कौन वोट देगा इसका ढांचा बनाता है। हाँ, बेस तैयार करता है। वहीं 1951 का अधिनियम बताता है कि चुनाव होंगे कैसे, कौन लड़ेगा, क्या सही है, क्या गलत, और विवाद कैसे सुलझेंगे। मतलब खेल के नियम तय करता है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे परिसीमन अधिनियम 2002 वो बदलती आबादी के साथ चुनाव क्षेत्रों को एडजस्ट करके प्रतिनिधित्व में समानता लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। हाँ, एक वोट एक मूल्य को सुनिश्चित करने की कोशिश। हाँ, एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मजबूत करता है। और आखिर में हमने ये जाना कि कैसे कई और सहायक कानून, नियम और खास तौर पर चुनाव आयोग के आदेश, जैसे वो चुनाव चिन्ह वाला आदेश, सिंबल्स ऑर्डर, हाँ, वो इस पूरी जटिल व्यवस्था को जमीन पर उतारने और इसकी निष्पक्षता, इसकी फेयरनेस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सब समझने के बाद एक जरूरी सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। ये कानून कागज पर तो बहुत मजबूत और डिटेल दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इनका पालन कितना प्रभावी है? मतलब क्या ये वाकई चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता को पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, खासकर जब हम चुनाव में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव की बातें सुनते हैं। मसल पावर, मनी पावर। सही बात है। और इससे भी बड़ा सवाल शायद भविष्य को लेकर है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, राजनीति बदल रही है। हाँ, सोशल मीडिया, फेक न्यूज। हाँ, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल, चुनावी फंडिंग के नए-नए तरीके, फेक न्यूज और अब तो डीप फेक जैसी चुनौतियां सामने आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे मौजूदा कानून इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? इन कानूनों को भविष्य के लिए कैसे और कितना बदलने की या अडाप्ट करने की जरूरत हो सकती है? ये वाकई सोचने के लिए एक बहुत गहरा और आज के समय के लिए बिल्कुल सही बिंदु है। जी। कानूनों का होना एक बात है और उनका जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होना और फिर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। इन कानूनों के व्यावहारिक असर और भविष्य में इनमें सुधार की क्या गुंजाइश है, इस पर विचार करना शायद लोकतंत्र के हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। हाँ। शायद अगली बार हम इन प्रैक्टिकल पहलुओं पर और गहराई से बात कर सकते हैं।